क्या वो अंतिम जो राहत मिली है तो अमित जोगी इसमें बचने वाले हैं? फैसले को पलटा नहीं है, केस को खारिज नहीं किया है, केवल अंतरिम राहत दी है। जग्गी हत्याकांड जो बात आती है वो क्या है, और इतने बड़े नाम, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम इसमें आया है। गांधी परिवार से अजीत जोगी की नजदीकी की वजह से छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बनाया गया। उनकी जो रैलियां होती थी, उनके जो सभाएं होती थी, उसमें काफी भीड़। तो इससे क्या हुआ कि जोगी खेमा वो काफी परेशान हो गया और ये बात हुई कि इसको कैसे रोका जाए। महासमुंद रोड पे जो होटल ग्रीन पार्क उस समय थे, उस होटल ग्रीन पार्क में एक बैठक हुई और उस बैठक में अमित जोगी ने अपने सहयोगियों को कहा, राम अवतार जग्गी को रास्ते से हटाना होगा। राम अवतार जग्गी की 4 जून 2003 को मौधापारा थाना के सामने रात में गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। ये 5 फर्जी आरोपी बनाते हैं और उसमें ये फर्जी आरोपी बनाने में 2 तत्कालीन जो सीएसपी थे। उसके बाद 2004 में सीबीआई के पास केस चले गया, लेकिन उसके बीच में 29 आरोपी बनाए गए, जिसमें अमित जोगी भी शामिल थे। जोगी के बहुत ही करीबी याहिया ढेबर, एजाज ढेबर उसके भाई। 28 लोगों को सजा सुनाई गई, अमित जोगी को बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले को सेटल करने के लिए, अमित जोगी को बरी करने के लिए जो रिश्वत ले रहे थे, उसकी पूरी बातचीत उसमें थी। इसे आप क्या मानते हैं कि न्यायिक जो सिस्टम है उसकी कमजोरी आप मानते हैं? किसी चीज को चाहे तो बहुत डिले कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास प्रभाव है, हमारे पास ताकत है, तो उसको चुनौती देने में और उसको फिर से ओपन करने में सतीश जग्गी को कितना साल लगे? 19 साल। सजा तय है। जब पूरी सुनवाई हो जाएगी तो अमित जोगी इस मामले में बिल्कुल नहीं बच सकते, और बचेंगे तो सभी 29 बचेंगे। पूरे देश भर में चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को अंतरिम राहत दे दी है। क्या है इस अंतरिम राहत के मायने, और क्या अब अमित जोगी बच जाएंगे? इन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट की बारीकियों पर चर्चा करने हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जो कि लगभग 25 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं, अलग अलग चैनलों और समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं, डॉक्टर संजय शेखर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, यही सवाल रहेगा मेरा पहला कि जो अभी फैसला आया है, इसके बाद क्या वो अंतिम जो राहत मिली है तो अमित जोगी इसमें बचने वाले हैं, या इन बारीकियों को बताइए कि कैसे ये फैसला यहां तक पहुंचा? देखिए, इस फैसले को समझने के लिए आपको समझना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अमित जोगी की तरफ से चुनौती क्या दी गई थी। 2 मुख्य विषय थे। पहला विषय ये था कि सीबीआई को कोर्ट ने अपील करने की अनुमति क्यों दी, यानी ट्रायल कोर्ट का जो नीचे कोर्ट का फैसला था, उस फैसले के खिलाफ, जिस फैसले में कुल 29 आरोपी थे, उसमें अमित जोगी को छोड़ करके बाकी 28 लोगों को सजा हो गई थी और अमित जोगी बरी हो गए थे। तो उनके खिलाफ इस पर सुनवाई के लिए जो सीबीआई को अनुमति मिली, वो सवाल था कि ये अनुमति बिना अमित जोगी को सुने कैसे दी गई, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सुनवाई हुई, ये ठीक बात थी, लेकिन बिना अमित जोगी को सुने हाई कोर्ट ने, बिलासपुर हाई कोर्ट ने, जो डिवीजन बेंच थी, उसने इनको दोषी भी करार दिया, दोष सिद्ध कर दिया, और उसके बाद यानी 2 अप्रैल को दोष सिद्ध किया, और उसके बाद 6 अप्रैल को सजा का ऐलान कर दिया, जिसमें इनको उम्र कैद की सजा दी गई। और उस जजमेंट में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये समझिए 2 विषय थे कि सीबीआई को अपील बिना अमित जोगी को सुने करने की अनुमति कैसे दी गई, और दूसरा हाई कोर्ट ने बिना अमित जोगी को सुने दोष सिद्ध भी कैसे कर दिया और सजा का ऐलान भी कैसे कर दिया।
और इसके पीछे अमित जोगी और उनके वकील जो था उनका तर्क ये था कि ये नेचुरल जस्टिस जो है, न्याय के जो मानक सिद्धांत है उसके विरुद्ध है। अगर किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया है और उससे अपर कोर्ट अगर उसको दोषी करार देता है तो उससे पहले कम से कम उसको सुना जाना चाहिए। और चूंकि अमित जोगी को सुना नहीं गया था, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों को सुनते हुए अंतरिम राहत दी है। फैसले को पलटा नहीं है, केस को खारिज नहीं किया है, केवल अंतरिम राहत दी है तब तक कि जब तक कि इस पूरे मामले की सुनवाई होकर के कोई फैसला नहीं आ जाता है। और अंतरिम राहत क्या दी है? आज के डेट में जो है अमित जोगी को सरेंडर करना था उम्र कैद की सजा के तहत, तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और 3 जो उसके पक्षकार है, जिसमें पहला है सीबीआई, दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य और तीसरा सतीश जग्गी जो राम अवतार जग्गी के पुत्र हैं, वो तीनों को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अमित जोगी का जो पक्ष है उस पर आप अपना पक्ष रखिए। और फिर जब ये तीनों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और सुनवाई करके फिर जजमेंट देगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का यह अर्थ कतई नहीं है कि अमित जोगी इस मामले में बच गए हैं। अमित जोगी को फौरी तौर पर राहत मिली है। ठीक है, अमित जोगी ये केस को सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर पूरे मामले के मेरिट के आधार पर अपना फैसला देगी और संभव है कि हाई कोर्ट ये पूरे मामले को फिर से सुन करके अपना जजमेंट दे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये एक प्रारंभिक कोई भी नेचुरल जस्टिस में जो हमारी भारतीय न्याय प्रक्रिया है उसका बहुत ही सामान्य हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा अंतरिम राहत है और अमित जोगी के लिए अंतरिम राहत भी काफ़ी है क्योंकि आज उनको सरेंडर करना था, तो उनके लिए बड़ी राहत हो सकती है, लेकिन इससे बच जाएंगे ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर पूरे देश भर में ये प्रचलित है, अभी ये मामला जो चल रहा है तो मैं इस पे आप पूछना चाहूँगा कि ये जो जग्गी हत्याकांड जो बात आती है वो क्या है, और इतने बड़े नाम, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम इसमें आया है, तो वो इन आरोपों के बीच कैसे आ गए? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जब मध्य प्रदेश से अलग होकर के हुआ था तो 2000 में 1 नवंबर 2000 को, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे, लेकिन 2 प्रमुख दावेदार थे, एक विद्याचरण शुक्ल और दूसरा अजीत जोगी। लेकिन गांधी परिवार से अजीत जोगी की नजदीकी की वजह से छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बनाया गया। और बहुत कद्दावर नेता होने के बावजूद, किसी जमाने में कांग्रेस के मध्य भारत के सबसे कद्दावर नेता होने के बावजूद विद्याचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गए। और चूंकि मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद उन्होंने एनसीपी का दामन थामा और छत्तीसगढ़ में एनसीपी का झंडा वो बुलंद कर रहे थे। और चूंकि बहुत ही कद्दावर नेता थे, उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में थे, तो उनकी जो रैलियां होती थी, उनके जो सभाएं होती थी, उसमें काफ़ी भीड़ जुटनी शुरू हुई। तो इससे क्या हुआ कि जोगी खेमा वो काफ़ी परेशान हो गया, और ये बात हुई कि इसको कैसे रोका जाए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट का पार्ट ये है कि इससे परेशान हो करके, और जो चार्जशीट है 11,000 पन्नों की, उसमें लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संजय शेखर नहीं कह रहे हैं, ये चार्जशीट में लिखा हुआ है कि राम अवतार विद्याचरण शुक्ल के प्रभाव और उस समय एनसीबी के प्रभाव से तत्कालीन मुख्यमंत्री उनका खेमा
और अमित जोगी काफ़ी परेशान हो गए और ये तय हुआ कि उसको, और ये डेट है उसमें लिखा हुआ है बाकायदा, जो चार्जशीट है उसमें, कि 21 मार्च 2003 को होटल ग्रीन पार्क, महासमुंद रोड पे जो होटल ग्रीन पार्क उस समय थे, उस होटल ग्रीन पार्क में एक बैठक हुई और उस बैठक में अमित जोगी ने अपने सहयोगियों को कहा कि विद्याचरण शुक्ल को रोकना होगा और इसके लिए राम अवतार जग्गी को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि उसका पूरा फंड मैनेज राम अवतार जग्गी कर रहे थे। राम अवतार जग्गी एनसीपी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे। तो और उसी कड़ी में 21 जो मार्च है 2003, उसके बाद ये मीटिंग होती है और उसके बाद तमाम उसको अमली जामा पहनाया जाता है और फिर राम अवतार जग्गी की 4 जून 2003 को मौधापारा थाना के सामने रात में गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। बड़ा दिलचस्प है, ये पहले छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या थी और जब ये हत्या हो जाती है उसके बाद इसको एक लूट की नियत से हत्या का पूरा मामला बनाया जाता है और 5 फर्जी आरोपी बनाए जाते हैं पुलिस की मिली भगत से। और उस 5 जो फर्जी आरोपी था, जिसमें बबलू था, श्याम सुंदर था, जामवंत कश्यप था, लल्लन था और विश्वनाथ राजभर था, ये 5 फर्जी आरोपी बनाते हैं। और इसमें ये फर्जी आरोपी बनाने में 2 तत्कालीन जो सीएसपी थे, अमरीक सिंह गिल, मिस्टर त्रिवेदी और तत्कालीन थाना प्रभारी मौधापारा थाना के प्रभारी बीके पांडे, ये तीनों लोग मिल करके, पुलिस मशीनरी मिल करके ये 5वां आरोपी का सरेंडर करवा देते हैं। और 5वां आरोपी कहता है कि हम लूट की नियत से वहां पर गए थे और हत्या हमने कर दी, और 5वां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामले को बता दिया जाता है कि ये एक सिंपल लूट का मामला था। लेकिन राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी, वो चूंकि पिताजी की हत्या थी और सतीश जग्गी उस परिवार से थे और विद्याचरण शुक्ल थे, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो राजनीतिक हत्या है और राजनीतिक हत्या है, उसके एफआईआर कराई गई। लेकिन उस समय तो सरकार अजीत जोगी की थी, तो सबको रफा दफा कर दिया गया। लेकिन इसी बीच में 2003 के चुनाव में सत्ता पलट गई और बीजेपी की सरकार आ गई, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। और चूंकि बीजेपी ने कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे, तो 2004 में पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की, 29 आरोपी बनाए गए, जिसमें अमित जोगी भी शामिल थे। अमित जोगी सहित कुल 29 आरोपी थी, जिसमें जो प्रमुख लोग, जिसका मैंने आपको कहा कि तत्कालीन सीएसपी जो शामिल थे, अमरीक सिंह गिल, मिस्टर त्रिवेदी और बीके पांडे, जो कि वहाँ के मौधापारा थाने के प्रभारी थे। इसके अलावे जोगी के बहुत ही करीबी याहिया ढेबर, जो कि पहले यहाँ के रायपुर के मेयर थे, एजाज ढेबर उसके भाई, और तब जोगी के दाहिना हाथ कहा जाने वाला, मतलब पूरा जो फंड मैनेज करने वाला था, वो याहिया ढेबर। इसके अलावे फिरोज सिद्दीकी, इस तरीके से कुल 29 आरोपी बनाए गए। और लेकिन पूरी सुनवाई के बाद आश्चर्यजनक रूप से 28 लोगों को सजा सुनाई गई और केवल अमित जोगी को बरी कर दिया गया। हालांकि इसकी भी अपनी कहानी है। जिस समय वो अमित जोगी बरी हुए, उसके कुछ दिन बाद एक ऑडियो टेप वायरल हुआ और उस ऑडियो टेप में सीबीआई के तत्कालीन जो जस्टिस थे मिस्टर तिर्के, वो
इस पूरे मामले को सेटल करने के लिए, अमित जोगी को बरी करने के लिए जो रिश्वत ले रहे थे उसकी पूरी बातचीत उसमें थी, और उस रिश्वत के आधार पर अमित जोगी बरी हुए। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो चुकी, ऑडियो था और बाद में उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन वो ऑडियो बहुत चर्चित था मिस्टर तिर्की का, जो पूरा इसका डील हुई थी कि अमित जोगी को बरी करना है। तो उसके बाद फिर इस पे बरी होने के बाद सतीश जग्गी फिर आगे के कोर्ट में गए, फिर वहाँ पर चला और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर जो है इस पे दोबारा सुनवाई हो रही थी, और दोबारा सुनवाई के बाद जो है अभी हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को दोषी माना और 6 अप्रैल को सजा सुनाई, लेकिन उसमें जो तकनीकी त्रुटि रह गई उसके कारण फिर से अभी सुप्रीम कोर्ट से इसको राहत मिली है। तो ये संक्षिप्त में पूरा मामला है। कहानियां तो और भी बड़ी है, अलग अलग बहुत दिलचस्प उसमें कहानियां हैं, लेकिन मोटे तौर पर आपके दर्शकों के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। जी बिल्कुल सर आपने बताया कि 2003 में जो है हत्या हो चुकी थी, उसके बाद 2004 में सीबीआई के पास केस चले गया, लेकिन उसके बीच में जो फैसला आया वो 2026 में आ रहा है। तो इतना लंबा समय जो बीता है, क्योंकि अमित जोगी की अगर बात करें तो ये इसे आप क्या मानते हैं कि न्यायिक जो सिस्टम है उसकी कमजोरी आप मानते हैं? नहीं, देखिए कोर्ट का फैसला तो 2007 में आ गया था, जो 31 मई 2007 को जो सीबीआई कोर्ट ने था वो फैसला दे दिया था, लेकिन उसमें केवल 29 में से 28 को सजा मिली और एक अमित जोगी बरी हो गए। उसके बाद हमारी कोर्ट, जो हमारी भारतीय न्यायिक प्रणाली है, उसमें खामियां ये है कि हम किसी चीज को चाहे तो बहुत डिले कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास प्रभाव है, हमारे पास ताकत है तो। और अमित जोगी ने इसी का फायदा उठाया। अमित जोगी ने उनके को ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है 2 और 6 अप्रैल को, उसमें बाकायदा क्लियर लिखा हुआ है कि किस तरीके से मशीनरी का, पुलिस का फायदा अमित जोगी ने उठाया। और बाद में जब ये मामला कोर्ट में चला तो कोर्ट में बार बार अपने वकील के माध्यम से समय लेना, बार बार डिले करना, बार बार जवाब देने में बहुत समय लेना, ये एक टैक्टिस था जिसकी वजह से वो सजा से बचते रहे। जब कई बार देखिए हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा है, जब पता लग जाता है कई बार आरोपियों को कि अब हम बच नहीं सकते, हमको सजा होना तय है, तो सजा सुनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम डिले करते हैं। उसमें जो हमारा अपीयरेंस है, उसमें हमारे जो चीजें वहां पर उपलब्ध कराना है, उसमें हम डिले कर जाते हैं ताकि हमको जो है वो समय कटता रहे। और इसी में देखते हैं कि मतलब हजारों लाखों ऐसे आरोपी हैं जो बहुत रसीददार होते हैं, वो इसी डिले का फायदा उठा करके उनका जीवन पूरा कट जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो सजा से बच जाते हैं। तो ये हमारे जुडिशियरी सिस्टम की कमजोरी है। और इस मामले में भी वही हुआ है कि 2007 का जो वर्डिक्ट आया था, 2007 का जो फैसला था, उसको चुनौती देने में और उसको फिर से री ओपन करने में सतीश जग्गी को कितना साल लग गए? 19 साल। और 19 साल में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है तब जाकर के इसकी फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट का निर्णय आया। लेकिन उसके बाद भी उसमें जो एक तकनीकी कमी रह गई, उसका फायदा उठा करके फिर से अमित जोगी ने लाभ ले लिया और उसको अंतरिम राहत मिल गई। तो ये जुडिशियरी सिस्टम की कमजोरियां हैं हमारी। अब देखना ये होगा कि आगे, अब देखिए अब क्या है, अब इसमें तीन पार्टी को जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। ये तीनों पार्टी का जवाब जब तक नहीं आएगा तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं चलेगी। अब देखना होगा कि सीबीआई कितना जल्दी उसमें जवाब दाखिल करती है। सतीश जग्गी तो जल्दी कर देंगे, स्टेट मशीनरी कितना जल्दी करती है, ठीक है। और राजनीति में तो जानते हैं
राजनीति में कोई चीज़ लंबा, अगर कोई राजनीतिक लाभ किसी राजनीतिक दल को अमित जोगी से होगा तो हो सकता है कि वो लंबा जवाब दाखिल करने में समय लग जाए। तो ये जो प्रक्रिया है इसका फायदा जो रसूखदार अपराधी है वो उठा लेते हैं, और अमित जोगी मोटे तौर पे यही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जैसे आपने बताया कि डिले कर दिया जाता है जब केस हाई प्रोफाइल हो तब, तो हाई प्रोफाइल केस में जो जांच और सुनवाई का जो प्रक्रिया होती है उनकी, तो वो क्या अलग होती है आम लोगों से? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, देखिए सतीश जग्गी के जो एडवोकेट हैं वो कौन है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और अमित जोगी के एडवोकेट कौन है? मिस्टर कपिल सिब्बल, कानून मंत्री रहे पूर्व, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही कद्दावर लायर। दूसरा मुकुल रोहतगी, ठीक है, भारत सरकार के जो मुख्य अटॉर्नी जनरल थे वो, और उसकी एक लंबी फहरिस्त, ठीक है। ऐसे लोग जब किसी केस में खड़े होते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उससे प्रभावित होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग भी तो ह्यूमन ही है ना। सीजेआई कोई अलग दुनिया से आए हुए व्यक्ति तो नहीं है। मैं ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई प्रभाव में कोई निर्णय होता है, लेकिन असर होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें का, ठीक है। आपका पक्ष रखने वाला कौन है और कितनी तकनीकी बारीकियों के साथ रखता है, कितना इफेक्टिवनेस के साथ रखता है, ठीक है, और उसका वजन कितना है, ये बहुत मायने रखता है कोर्ट में। कोर्ट में क्या है कि आपको अपनी बात कहने का जो सलीका है और अगले को प्रभावित करने का सलीका, वो अगर दोनों में से जिसका बेहतर होगा, जाहिर सी बात है उसका प्रभाव सुनने वाले पर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका असर होता है, इस बात को आप, प्रोसीजर वही होता है, लेकिन खरा कौन है, चीजें कौन है, कितनी बेहतर तरीके से रख रहा है, संसाधन आपके पास कितने हैं, ये बहुत मायने रखता है पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल सर, ये प्रैक्टिकल है, कहने के लिए ठीक है, जजमेंट सबके लिए बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है, बिल्कुल नहीं है। आपके पास फी पटाने का पैसा नहीं होगा, ठीक है, आप शायद इस देश की कम से कम मैं मानता हूं कि 95-96% आबादी की ताकत नहीं है कि वो कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी का फीस पटा सके सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। वो एक बार अगर कोर्ट में खड़े होते हैं तो उनकी जो फी है वो 96% लोग भारत के नहीं पटा सकते हैं। तो कहाँ से बराबर सबको मौका मिलेगा? दोनों के लिए अलग बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर, लेकिन सर इस तरह के जब केस होते हैं, लंबा चल जाता है, उसके अलावा आरोपी बचते जाते हैं, तो जो जनता है उसकी जो उम्मीदें हैं न्यायपालिका को लेके, क्या वो कमजोर होती जाती है? बिल्कुल, एक निराशा तो होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप बरसों तक घूमते हैं, और मैं तो बाहर की बात छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो एक जमानतदार न होने के कारण, बस्तर और सरगुजा के एक जमानतदार न होने के कारण बस्तर के और सरगुजा के गरीब आदिवासियों का पूरा जीवन जेल में खत्म हो जाता है। 500 रुपए उसको जमानत की फीस पटाने की नहीं होने के कारण पूरी जिंदगी जेल में गुजर जाती है, ठीक है। सैकड़ों उदाहरण हैं। मैं जब रिपोर्टिंग करता था तो कई ऐसे लोगों को किसी रूप में हम लोग हेल्प करते थे, ठीक है, जब रिपोर्टिंग के दिनों में जाते थे, और अभी भी जब मौका मिलता है तो करते हैं। बहुत सारे लीगल एड और बाकी चीजें उसको करते हैं। तो ये हालत है भाई, ये सच्चाई है
आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सबके लिए न्याय बराबर होता है। 500 रुपया जमानत का नहीं रहता है भाई, ठीक है। अब थोड़ी स्थिति बदली है, बहुत सारे लीगल एड और उससे उनको थोड़ी सी राहत मिलने लगी है। 8-10 साल पहले तक ये हालत थी। तो सबके लिए न्याय बराबर होता है, ये बिल्कुल नहीं है। संसाधन चाहिए, एडवोकेट चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला है, आपको 5 लोग जाना है, यहां से दिल्ली जाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कहां तक जाएंगे आप? लोकल कोर्ट, ठीक है, ट्रायल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट के अलग अलग बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। एक आम गरीब आदमी जा सकता है क्या? कहने के लिए है, लेकिन सच ये है, नहीं जा सकता, ठीक है। जब तक कि उसको कहीं से कोई सहयोग उस तरह का नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं जा सकता। और इसी लिए गरीबों के लिए न्याय दम तोड़ देती है। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, तो उन्होंने फैसला एक तरह से भी रोक दिया है, तो क्या इससे जो हाई कोर्ट के निर्णय है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं? नहीं, हाई कोर्ट के निर्णय पे सवाल नहीं खड़े होते हैं। हाई कोर्ट एक, देखिए, आपको इसको दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा। हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है, देखिए, आप उसकी तमाम खामियां हैं, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा जो पूरी प्रणाली है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसका सबसे मजबूत स्तंभ एक है न्यायपालिका। जैसी भी है, उसमें खामियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर एक भरोसा है, देश का भरोसा है, सिस्टम का भरोसा है, लोगों का भरोसा है। और उस भरोसा का केंद्र बिंदु क्या है? उस भरोसे का आधार क्या है? कि सबको अपनी बात रखने का और सबको न्याय पाने का अधिकार है, भले ही वो अपराधी क्यों ना हो। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि कसाब जैसे आतंकवादी को भी अपना पक्ष रखने के लिए एडवोकेट मिलता है। अगर उसका नहीं रहता है तो सरकार मुहैया कराती है, ठीक है। तो ये हमारा जुडिशियरी सिस्टम है। तो उसमें अमित जोगी भले ही अपराधी हो और उसने कहा कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय के मानक सिद्धांत है उसके तहत उसको कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको लग रहा है ना तुमको न्याय नहीं मिल रहा है, तुमको नहीं सुना गया, कोई बात नहीं, हम तुमको भी सुन लेंगे, तुमको सुनकर के तय करेंगे कि फैसला सही है या गलत है, ठीक है। तो ये न्याय की प्रक्रिया है, ये प्रणाली है, ठीक है। और इससे हाई कोर्ट के किसी निर्णय पर कोई असर पड़े बिल्कुल नहीं है। पूरा जब हो जाएगा, जब अंतिम वर्डिक्ट आ जाएगा, तब फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। और मेरा मानना है कि अमित जोगी चाहे जितना भाग ले, वो समय जरूर काटेंगे, लेकिन इस मामले में, ठीक है, इस मामले में मेरिट जो केस का है उसमें अमित जोगी को सजा तय है। आप नोट कर लीजिए, इसको वीडियो बन रहा है, रिकॉर्ड में रहेगा, सजा तय है। अमित जोगी केवल समय काटेंगे अलग अलग तरह से। जब पूरी सुनवाई हो जाएगी तो अमित जोगी इस मामले में बिल्कुल नहीं बच सकते, और बचेंगे तो सभी 29 बचेंगे। अमित जोगी अकेले बच जाए ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर, तो बहुत बढ़िया लगा सर आपके साथ इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ आए और सारी बारीकियों को आपने अच्छे से समझा दिया है, और जो चीज़ें थी, जो घटनाक्रम था, वो सब कुछ आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही अलग अलग विशेष मुद्दों पर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करें। नमस्कार।